की शुरुआत होती है मेन कैरेक्टर टाइलर रे को दिखाने से, जो अपने मिशन वगैरह करता है, लोगों के लिए भी मिशन लेकर काम करता है। हाल ही में उसने एक मिशन किया था जिसमें वो कामयाब तो रहा था लेकिन काफी जख्मी हो गया था। उसका पूरा ही जिस्म खून से भरा हुआ था और तोर इस हालत में उसके गर्दन पर गोली लग गई थी, इसीलिए वो पुल से नीचे पानी में गिर गया था, बेहोश हो जाता है। अब उसे देखने से सबको लग रहा था कि टाइलर मर चुका है, लेकिन जब वो किनारे पर आया खून में लथपथ, तो कुछ सोल्जर्स ने उसे देख लिया। चेक करने पर जब उसे जिंदा पाया तो फौरन उसे बचा लिया गया, पर जब उसे चेक किया गया तो वो बहुत जख्मी था। उसका इलाज किया जाता है पर वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कई इलाज के बाद जब पाया कि यहाँ उसका ठीक होना नामुमकिन है तो उसे दुबई भेज दिया गया, लेकिन वहाँ भी उसकी हालत में जरा सुधार नहीं आ रहा था। वो 9 महीने तक कोमा में रहा। यहाँ उसके साथी जो टाइलर की बहुत अच्छी दोस्त भी थी, उसने टाइलर का बहुत साथ दिया, हर कदम वो उसके लिए हाजिर रही, जिसका नाम निक था। जिसके बाद आखिरकार 9 महीने के बाद टाइलर ने आंखें खोली, जहाँ अपनी नजरों के सामने उसने सबसे पहले अपनी बेटी को देखा जो अब इस दुनिया में नहीं थी। टाइलर बस उसका ख्याल देख रहा था। कुछ दिन में टाइलर काफी हद तक ठीक हो गया। अब हालांकि वो चल फिर नहीं सकता था, लेकिन उसकी हालत इतनी ठीक हो गई थी कि घर में वो आराम से रह सकता था, इसीलिए उसे छुट्टी मिल गई थी। जिसके बाद टाइलर के साथी निक और उसके भाई ने उसे एक खुफिया महफूज जगह पर भेज दिया। अब क्योंकि टाइलर की हालत कोई भी मिशन करने की नहीं थी, तो अब उसने यहाँ पक्का रिटायर्ड ही हो जाना था, यानी अपना ये काम हमेशा के लिए छोड़ देना था। इस घर में रहते रहते उसे काफी दिन हो गई थी, वो बोर हो गया था और हमेशा अपने बेटे और बेटी को याद किया करता था। इसके बाद हमें जॉर्जिया की एक जेल दिखाई गई, जहाँ एक फैमिली को रखा गया था, क्योंकि फैमिली का हेड एक काफी बड़ा गुंडा था। वो बहुत खतरनाक था, नशा बेचने का काम करता था, इसी वजह से उन्हें यहाँ दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में रखा गया था। गुंडे की फैमिली में उसकी वाइफ और 2 बच्चे, एक लड़का और लड़की थी, लेकिन उसका सलूक अपनी वाइफ के साथ हमेशा बुरा था। वो मारपीट और जुल्म करके रखता था। अपने बाप का ये सलूक देखकर उसके बेटे को बहुत बुरा लगता था, पर क्योंकि वो छोटा था इसलिए कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन हमेशा अपनी मोम को संभालता, तसल्ली देता, उनका ख्याल रखता था। किसी काम से जब टाइलर घर वापस लौटा तो वहाँ उससे मिलने एक एजेंट आया, जो टाइलर से एक खास काम की बात कर रहा था, पर उसने अपना नाम नहीं बताया था। दरअसल इसे टाइलर की वाइफ ने भेजा था। एक खतरनाक काम है जिसके मिशन पर टाइलर ने जाना था, क्योंकि वो जानती थी कि वो काम सिर्फ टाइलर ही कर सकता है। एजेंट टाइलर को बताता है कि तुम्हारी वाइफ की बहन जॉर्जिया की एक जेल में अपने हस्बैंड यानी गुंडे के साथ है, जिससे हम समझ पाए कि गुंडे की वाइफ टाइलर की वाइफ की बहन है। एजेंट टाइलर को गुंडे और उसकी बाइक की तस्वीर दिखाकर उनके बारे में बताने लगा कि ये दोनों बहुत ही खतरनाक और मशहूर हैं। तुमने इन्हें जॉर्जिया की सड़कों पर नशा बेचते हुए देखा होगा, लेकिन पिछले 8 सालों में इन्होंने अपना ये काम इतने बड़े लेवल पर किया कि अपना नाम बनाकर एक इमारत खड़ी कर ली। ये ऐसे इसलिए है क्योंकि जंग के माहौल में पैदा हुए हैं। जब दोनों छोटे थे तब इसे गलत कामों में पढ़कर ताकतवर बनने के लिए जुर्म का सहारा ले लिया था। नशा बेचना, किसी को मारने का काम लेना, इस तरह के काम उन्होंने बचपन में ही करना शुरू कर दिए थे। आगे जाकर इन्होंने अपना एक गैंग, बहुत बड़ा ग्रुप बनाया। गैंग को इन्होंने हमेशा अपनी फैमिली की तरह रखा। यही वजह है कि गैंग के सभी लोग इनके लिए हर वक्त जान देने को तैयार हैं। अब जिस जेल में गुंडे की वाइफ को रखा गया है वहाँ 2 गैंग हैं। एक गैंग गुंडे की वाइफ को मारने की कोशिश करेगा, जबकि दोनों गैंग तुम्हें मारना चाहेंगे। इसलिए बेहतर होगा कि तुम उस जेल में चुपचाप जाकर आराम से गुंडे की वाइफ यानी अपनी वाइफ की बहन को छुड़वा लो। अब इस मिशन के लिए टाइलर मान गया। फौरन अपनी दोस्त निक को कॉल करके इस काम के बारे में बताता है, जिस पर वो भी मान गई और अपने भाई के साथ मिलकर इस काम को अंजाम देने के लिए तैयार हो गई। पर क्योंकि टाइलर अभी बहुत खराब कंडीशन से बाहर आया था, इसीलिए वो इस मिशन के लिए फिट नहीं था। तो अब वो कड़ी मेहनत करने लगा, बहुत प्रैक्टिस करता है, जैसे काफी सारा वजन घसीटता है, एक्सरसाइज यानी वर्जिश करता है, अपने जिस्म से बहुत मुश्किल काम लेता है, गन्स, कुल्हाड़ी, इस तरह के हथियार चलाकर आखिरकार अब वो इस मिशन के लिए फिट हो जाता है, जहाँ उसने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। जिसके बाद ही टाइलर और उसका गैंग यानी उसके साथी इस मिशन पर जेल जाने के लिए निकल जाते हैं। गैंग में उसके अलावा बस 2 ही लोग थे, निक और उसका भाई। लेकिन यहाँ इस जेल में एक ऐसा आदमी भी था जो इनकी मदद कर रहा था। इनकी आसानी के लिए उसने दीवारों पर रास्ते समझाने के लिए तीरों के निशान बना दिए थे, ताकि इन्हें कोई मसला न हो। और कुछ ही देर में ये उस जेल के अंदर जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। अंदर जब ये आने लगी तो वो आदमी जो इनकी मदद कर रहा था वो सारे कैमरास को बंद कर देता है और अब बस इनका सिंपल सा काम था चुपचाप जाकर गुंडे की वाइफ को बचा लेना। टाइलर ने ऐसे किया। वो चुपचाप दबे पांव उनके कमरे में पहुंच गया। गुंडे की वाइफ उसे देखकर समझ गई कि ये हमारी मदद को आया है, इसीलिए वो अपने बच्चों को जगाती है और ये उस फैमिली को बड़े आराम से ले जाने लगा। लेकिन तभी उसकी बेटी का खिलौना नीचे गिर जाता है, वो बजने लगा और ऐसे वहाँ शोर होने लगता है। लेकिन तभी टाइलर ने अपना पैर मारकर खिलौना तोड़ दिया। बच्ची को बोला, सॉरी बेटा, ऐसा करना ही था। लेकिन तभी उसकी नजर एक कैदी पर पड़ी जो इन्हें देख चुका था, इसीलिए टाइलर उन्हें मूव कहकर वहाँ से लेकर चला गया। पर उस कैदी ने शोर करके सबको जगा दिया, जिससे पूरी ही जेल में शोर होने लगा।
सारे कैदी एक दूसरे को सिग्नल देकर बताने लगे कि यहाँ कोई आ गया है। इस बात की खबर दोनों गैंग्स को भी लग गई, जिसका मतलब साफ था कि उनके रास्ते में कई सारे मसले आने वाले थे, जिससे दोनों गैंग्स टाइलर के पीछे पड़ जाएंगी और पुलिस तो मुफ्त में ही। पर फिर भी वो बहुत बहादुरी से फैमिली को लेकर आगे बढ़ता रहा। गन उसने सामने ही रखी थी कि जो भी सामने आएगा उसे उड़ा दिया जाएगा। एक जगह पर आकर वो निकलने ही वाला था कि तभी सामने एक गैंग आकर उसका रास्ता रोक लेता है। वो टाइलर और गुंडे की वाइफ दोनों को ही मारने की कोशिश करते हैं, पर टाइलर जो कि हीरो है, किसी से कम नहीं, वो किसी को आगे आने ही नहीं दे रहा था। बंदूक की नोक पर सबको पीछे ही रहने का कहता है। एक आदमी ने जैसे उसकी गन पकड़ी, टाइलर ने आराम से उसे नीचे गिरा दिया। फिर एक और आदमी ने यही हरकत की, तब टाइलर ने उसे भी साइड में फेंककर टांग से उस पर वार किया, जिसके बाद दो और आदमी आकर गन पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन टाइलर ने एक को धक्का मारकर उस पर गन से वार किया, जबकि दूसरे को टांग से मारकर साइड में धकेल दिया। फिर दो और लोग आए उसे रोकने के लिए, लेकिन टाइलर ने उन्हें भी बड़ी आराम से साइड पर करके गन पॉइंट कर दी और बोला गेट लॉस्ट, यानी दफा हो जाओ यहाँ से। जिसके बाद वो जैसे तैसे यहाँ से बाहर निकल आता है। आगे बढ़ने पर इन्हें बाहर निकलने का एक छोटा सा रास्ता मिल भी गया। दोनों बच्चों को तो वहाँ से निकाल दिया गया था, लेकिन जब बारी आई टाइलर और गुंडे की वाइफ के यहाँ से निकलने की, तभी पीछे से गुंडा आ गया, जो आते ही लोहे के रॉड से टाइलर को खूब मारने लगता है। उसकी वाइफ पीछे से आकर उसे ऐसा करने से रोकती है, लेकिन वो खुद को छुड़वाकर रॉड से उस पर भी हमला करके नीचे गिरा देता है। उसे गाली देकर दोबारा से टाइलर से लड़ने लगा। टाइलर उसे मारने के लिए उठा, गन से शूट करने ही वाला था कि तभी गुंडे ने आकर धक्का देकर अपने साथ उसे नीचे गिरा दिया। फिर फौरन उठकर मुक्कों से उसने टाइलर पर हमला कर दिया, लेकिन टाइलर उसके पेट में जोर से टांग मारता है। वो जैसे नीचे झुका, अब टाइलर ने उस पर मुक्कों की बारिश कर दी, जिसके बाद ही दोनों एक दूसरे को उठा उठाकर पटक पटक कर मारने लगे। इनके बीच काफी देर तक खतरनाक लड़ाई चलती रही। दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। फिर गुंडे ने बेलचा उठा लिया। बार बार वो टाइलर पर वार करने लगा, लेकिन हर बार वो उसके हमले से बचता रहा। टाइलर ने उसे पकड़कर उसका सर दीवार के साथ लगा दिया, फिर उसे मुक्का मारकर उसकी 2 उंगलियां तोड़ दी, जिससे उसका हाथ 2 हिस्सों में बट गया। तकलीफ की वजह से वो जोर से चिल्लाने लगा, जिसके बाद टाइलर ने उसकी गर्दन में चाकू घुसा दिया, जिससे उसका बहुत खून बहने लगा। रही सही कसर गुंडे की वाइफ ने पूरी कर दी। बेलचा उठाकर अपने हस्बैंड के मुंह पर मारा, जिससे वो वहीं ढेर हो गया। अब ऐसा वो करना तो नहीं चाहती थी। उसकी मौत पर उसे अफसोस तो था, पर इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। दुखी वो इसलिए थी कि वो जैसा भी था, लेकिन था तो उसका हस्बैंड ही। अब दोनों बच्चे तो जैसे तैसे नीक के पास आ गए, लेकिन अब टाइलर और गुंडे की वाइफ को बहुत सारे लोगों के भीड़ के बीच से होकर गुजरना था। जैसे जगह पर आए देखते हैं कि वहाँ दोनों गैंग आपस में लड़ रहे थे। हर कोई एक दूसरे को मार रहा था। उनकी बहुत खतरनाक लड़ाई छिड़ी हुई थी। पूरा जंग का माहौल बना हुआ था, क्योंकि पुलिस भी यहाँ उनके साथ लड़ रही थी। गुंडे की वाइफ कहती है हमें किसी और रास्ते से निकलना चाहिए, लेकिन टाइलर का कहना था कि बस मेरे साथ रहो। जो कहकर वो उसका हाथ पकड़ के यहाँ से निकलने की कोशिश करने लगा। जो कोई भी इनके रास्ते में आ रहा था, ये मार मार कर साइड में करते जा रही थी अपने लिए रास्ता साफ करने के लिए। टाइलर उन्हें गन से मार रहा था, जबकि गुंडे की वाइफ बेलचे से। ये दोबारा जैसे आगे बढ़ने लगे, बहुत सारे लोग आकर इन्हें घेर लेते हैं, पर टाइलर बड़ी आसानी से किसी को गन से वैसे मारकर किसी को शूट करके मार गिराता है। इस दौरान बहुत सी लोगों ने उसे एक साथ पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वो बहुत ताकतवर था, तो आराम से खुद को छुड़वा कर शूट कर करके उन्हें मारने लगा। उसे रोकने के लिए लोग आ रहे थे और वो उठा उठा कर मार रहा था। बहुत सारे लोगों पर वो मुक्कों की बारिश कर देता है, जिसके बाद रॉड उठाकर भी उसने बहुत सारे लोगों को बड़ी बेरहमी से मारा। बॉम्ब का भी इस्तेमाल किया, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए। पुलिस उसे रोकने के लिए आई, लेकिन उन्हें भी टाइलर ने नहीं छोड़ा। खूब पिटाई की। किसी ने जैसे बॉम्ब फेंका, उसके फटने से वहाँ आग लग गई। वो आग टाइलर के बाजू पर भी लग गई, लेकिन टाइलर को कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों को उसने मारा, जिसके बाद आखिरकार वो और गुंडे की वाइफ यहाँ से बाहर निकल आई। अब ये लोग सही सलामत बाहर आ भी गए और इन्होंने गाड़ी भी ले ली, लेकिन गुंडे और उसके भाई के लोग इनके पीछे पड़ जाते हैं। इनके पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई थी, लेकिन टाइलर ने अपनी बॉम्ब गन से वहाँ शूट कर करके धमाके किए दुश्मनों का रास्ता रोकने के लिए। पर उनकी गाड़ियाँ बहुत ज्यादा थी, जो लगातार इनका पीछा कर रही थी। लेकिन इसी बीच बहुत सारी गाड़ियों को टाइलर ने एक दूसरे के साथ टकराकर तबाह किया। बहुत सारे धमाके किए। हालांकि इन पर भी अंधाधुंध गोलियां चल रही थी, लेकिन वो अकेला ही सब पर भारी था। जिसके बाद आखिरकार टाइलर उस फैमिली को मौत की मुंह से बाहर निकाल ही लेता है और उन्हें एक महफूज जगह पर ले जाने लगा, जिस मिशन में निक और उसका भाई बड़ी बहादुरी से उनका साथ दे रही थी। टाइलर इन्हें काफी अंदर एक महफूज जगह पर ले आया। बच्चे के हाथ पर चोट लगी थी, इसलिए टाइलर उसकी मरहम पट्टी करता है। बाहर आकर उसने देखा कि वो लोग बहुत सारे बॉम्ब फेंक रहे हैं, गोलाबारी कर रहे हैं। साथ ही गुंडे के भाई ने अपने हेलीकॉप्टर से यह हमला कर दिया है, इसलिए टाइलर जल्दी से अंदर जाकर अपनी बहुत पावरफुल
पावरफुल गन लेता है। बाहर आकर अंधाधुन उन पर गोलियां चलाने लगा। वो भी जवाबी हमला कर रही थी, लेकिन आखिरकार टाइलर ने उनका हेलीकॉप्टर तबाह करके उन्हें अच्छा सबक सिखाया। अब टाइलर अपने साथियों को लेकर एक ट्रेन के जरिए जा रहा था, लेकिन गुंडा और उसके भाई के साथी जो हेलीकॉप्टर में थे वो भी अंदर आ जाते हैं और आते ही इन पर हमला कर देते हैं। लेकिन निक दो लोगों को रोककर पहले एक की गर्दन पर शूट करती है, फिर दूसरे को आगे करके उसके सीने पर गोली मारती है। जो एक बचा था उस पर भी 2-3 गोलियां चलाकर उसकी जान ले लेती है। 2 और लोग आकर उस पर हमला कर देते हैं, पर वो इतनी बहादुर थी कि बड़ी आसानी से उनसे गन छीनकर टांगों और मुक्कों से मारकर उनके हमले को रोक रही थी। फिर दोनों पर चाकू से वार करती है। एक तो मर गया पर दूसरा भी जिंदा था। वो भी निक को चाकू मार देता है, पर वो बड़ी हिम्मत करके अपनी टांग से बंधी हुई गन लेकर उसे शूट कर देती है, जिससे आखिरकार उसकी मौत हो जाती है और अब वो ट्रेन से नीचे जाके गिरता है। फिर कुछ और लोग आगे बढ़ के टाइलर पर हमला कर देते हैं, लेकिन हमारा हीरो इतना बहादुर था कि एक साथ सभी के हमले रोककर उनकी गन छीनकर उन्हें काफी बुरी तरह मारने लगा। एक तो उसे ट्रेन से नीचे ही गिरा देता, लेकिन वापस अंदर आकर उसने पहले एक को मुक्का मारकर पीछे किया, फिर दूसरे को भी शूट करके नीचे गिरा दिया। एक और आकर पीछे से उस पर वार करता है, लेकिन टाइलर उसे पकड़कर शूट करके जान से मार डालता है, जबकि दूसरी तरफ नेक दूसरे आदमी को मार गिराती है। अब गुंडे का भाई जुराब अपने भाई की मौत की वजह से गुस्से में पागल हो गया था, क्योंकि जब वो अपने गैंग के मेंबर से इतना प्यार करता है तो भाई तो उसकी जान था। वो उसके साथ गुजारे हुए बचपन से लेकर अब तक सभी पलों को याद करके बहुत रोता है। उसे इतना दुख था कि अब वो किसी भी सूरत टाइलर को मारना चाहता था, साथ ही अपने भाई गुंडे की वाइफ को भी, जिसे टाइलर बचा के लेकर जा रहा था। अब गुंडे के बेटे को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी डैड नहीं रही, तो कंफर्म करने के लिए उसने अपनी मॉम से पूछा, मॉम डैड कहाँ है, क्या वो नहीं रही? इस पर उसकी मॉम बता देती है कि हाँ बेटा, वो सच में नहीं रही, मर गई है। लेकिन उनकी मौत से मैं खुद भी बहुत दुखी हूँ। फिर अब ये लोग यहाँ से निकलकर प्लेन में बैठ जाते हैं किसी महफूज जगह पर जाने के लिए। यहाँ निक का भाई मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था, तब गुंडे का बेटा उसे बड़े गौर से देखने लगा। लग रहा था जैसे वो भी मोबाइल इस्तेमाल करना चाहता हो। फिर जैसे उसे मौका मिला, फौरन उसने मोबाइल उठाकर अपने अंकल यानी गुंडे के भाई जुराब को कॉल करके अपनी लोकेशन के बारे में बता दिया, यानी कि हम कहाँ हैं। तब जुराब भी उसे भड़काने लगा कि बेटा शाबाश, अच्छा किया जो तुमने बता दिया, देखना अब हम तुम्हारे डैड के हथियारों इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम सब फैमिली हैं। जिसके बाद जुराब अपनी एक फौज बनाने लगा, क्योंकि अब वो टाइलर पर भारी हमला करने के लिए जाने वाला था। अब टाइलर गुंडे के बेटे से बात करता है, उसे समझाने लगा कि तुम्हारे डैड कोई अच्छे इंसान नहीं थे, खतरनाक थे, नशा बेचा करते थे, जिसका बुरा असर तुम पर बड़े होकर पड़ने वाला था। तो अच्छा ही हुआ वो मारे गए। अब से तुम्हें अपनी मॉम के साथ रहकर उनका ही ख्याल रखना है। अब जब ये दोनों बात कर रहे थे कि तभी टाइलर एक हेलीकॉप्टर को इस तरफ आता हुआ देखता है, जिससे वो समझ गया कि जुराब ने भेजा है, क्योंकि इस बच्ची यानी गुंडे के बेटे ने उनको सब कुछ बता दिया था। इसलिए वो फौरन वापस अपने लोगों के पास आकर फौरन यहाँ से निकलने के लिए कहता है। सबको उसने इकट्ठा कर लिया था, साथ ही लड़ाई की तैयारी भी। सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जुराब के लोगों ने कब्जा कर लिया था। इसके अलावा बिल्डिंग के बाकी हिस्सों में भी जाकर वो कब्जा कर चुके थे, जबकि नीचे जुराब ग्राउंड फ्लोर पर टाइलर के आने का इंतजार करने लगा, क्योंकि वो जानता था कि जाना तो उन्होंने यहाँ से गुजर के ही है। गुंडे का बेटा मोबाइल लेकर अपने अंकल जुराब को मैसेज करने वाला था, लेकिन उसकी मॉम ने जब उसे ऐसा करते हुए देखा, फौरन मोबाइल छीन लेती है। और अब उसे भी समझ लग गई थी कि जुराब के जो लोग यहाँ पर आए हैं, जो हम पर हमला होने वाला है, सब मेरे बेटे की वजह से हुआ, जिसके साथ ही कई पावरफुल गन से उनकी जगह पर हमला कर दिया जाता है, जिससे सारी जगह शीशे, फर्नीचर, हर चीज टूटकर बिखर जाती है। एक ही सेकंड में इस पूरी जगह को भून कर रख दिया जाता है। टाइलर इन्हें डाउन डाउन यानी नीचे होने का कहकर सबको बचा लेता है, जिसके बाद अपनी गन उठाकर उसने बाहर की तरफ कर दी। फिर सबको यहाँ से किसी महफूज जगह पर ले जाने लगा लिफ्ट के जरिए, क्योंकि वो समझ गया था कि कैसे भी करके हमें यहाँ से निकलना है। वो भी जान चुका था कि ग्राउंड फ्लोर पर जुराब और उसके लोगों का कब्जा है। तभी यहाँ पुलिस भी आ गई उन्हें रोकने के लिए, लेकिन जुराब के लोगों ने उन पर भी अंधाधुन फायरिंग करके पुलिस की सारी गाड़ियाँ तबाह कर दी, जिस वजह से सारे ऑफिसर्स मारे गए। अब टाइलर गाड़ी में बिठाकर सबको यहाँ से ले जा रहा था, तो तभी गुंडे का बेटा दरवाजा खोलकर गाड़ी से उतरकर भाग जाता है। तब उसे पकड़ने निक का भाई पीछे भागा। लड़का अपने अंकल जुराब के पास आ गया, जबकि निक का भाई उसके पीछे ही खड़ा रहा। अब क्योंकि बच्चा अपने अंकल के पास आ गया था, इसीलिए निक के भाई पर हमला कर दिया जाता है। अपने भाई को बचाने के लिए यहाँ निक भी आ गई, लेकिन जुराब के लोगों ने आते ही पहले एक गाड़ी को पलटकर उनका रास्ता रोका, फिर बहुत सारी गोलियां चलाई, जिससे दोनों ही बहन भाई काफी जख्मी हो गई। उन्हें यहाँ चारों तरफ से घेर कर फंसा लिया गया था और जुराब के लोग इन पर गोलियां चला रहे थे, लेकिन ये भी बड़ी बहादुरी से उनसे बच रहे थे, जवाबी वार कर रहे थे। लेकिन
लेकिन जुराब के लोगों की तादाद ज्यादा थी तो उन्हें फंसा लिया जाता है। इसीलिए वो टाइलर से बात करके उसे मदद के लिए बुलाते हैं, जो सुनते ही वो फौरन वहाँ चला गया। लेकिन यहाँ तो इन पर बहुत ही खतरनाक हमले हुए, कभी मशीन गन से, कभी बॉम्ब, तो कभी हेलीकॉप्टर से, और ये सब जैसे तैसे उनका मुकाबला करते हैं। और टाइलर इन्हें एक जगह पर ले आया, बताता है कि यहाँ तो बहुत ही ज्यादा खतरा है और अब इधर ग्राउंड फ्लोर से निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम ऐसा करेंगे, इस बिल्डिंग के टॉप इन्हें छत पर जाएंगे, वहाँ जो हेलीकॉप्टर है उसके जरिए भागने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए उसके सभी साथी मान गए। पर कहीं न कहीं ये बात जुराब और उसके गैंग को पता चल गई थी, इसलिए अब वो भी ऊपर जाने लगते हैं। यहाँ टाइलर, निक और उसका भाई समझ गए थे कि हालात अब खराब होंगे, बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि हम भी और जुराब का गैंग भी ऊपर जा रही थी, जिसका मतलब छत पर बहुत खतरनाक लड़ाई छिड़ने वाली है। निक जैसे ऊपर पहुंची, जुराब का एक आदमी आकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन निक उसे दूर हटाकर शूट करने लगी। वो गन पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन वो दोबारा उठी, उसकी टांग में अपना चाकू घुसा देती है, लेकिन वो भी उठकर उसे पटक देता है। टाइलर और निक का भाई जब ऊपर आ रहे थे तो बहुत सारे लोग उनका रास्ता रोकने की कोशिश करने लगे। तब दोनों बड़ी बहादुरी से उनसे लड़ने लगे, गोलियों से, मुक्कों से मार मार कर उन्हें ढेर करते जा रहे थे। इतने खतरनाक बन गए थे कि अपनी जान की परवाह किए बगैर बस लड़ रहे थे। इसी बीच निक के भाई को बहुत सारी गोलियां लग गई थी, लेकिन उसके सामने जो आदमी था, निक का भाई, उस पर कई बार शूट करके उसे मार चुका था, पर बेचारा खुद बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था। निक जैसे खड़ी हुई, एक आदमी ने उस पर हमला कर दिया, उसे साथ लेकर वो नीचे गिर गया। निक और वो आदमी बिल्डिंग की एक ऐसी सतह पर आकर गिरे जो कांच की थी। इस पर गिरते ही निक बेहोश हो गई और अब वो फिसल फिसल कर नीचे की तरफ जाने लगी। वो किसी भी पल गिर सकती थी, जो चीज टाइलर ने देख ली थी। वो फौरन वहाँ एक हीरो की तरह एंट्री लेता है, फिसल कर फौरन आगे आया, इससे पहले कि निक नीचे गिरती, आगे बढ़कर उसे बचा लेता है और वहाँ एक जगह को पकड़कर लटक गया, जबकि निक उसके दूसरे हाथ के सहारे लटकी हुई थी। उनकी मुसीबतें कम नहीं थी कि तभी यहाँ जुराब आकर उसे कहने लगा, वाह वाह क्या सीन है, जान तो गले में अटकी होगी, है ना? और टाइलर, अब तुझे पता चलेगा कि किसी अपने को खोने का गम क्या है। ये कहकर वो टाइलर के उस हाथ पर गोली मारता है जो उसने पकड़ा हुआ था। जाहिर है इसे टाइलर को बहुत तकलीफ तो हुई, लेकिन फिर भी वो हाथ नहीं छोड़ता। अब इससे पहले कि जुराब दोनों को शूट करके मारता, पहले ही उस कांच पर गोली चलाकर कांच तोड़ देती है, जिस पर जुराब खड़ा था, और वो भी कांच टूटने से नीचे गिरकर वहाँ इन दोनों की तरह ही लटक गया था। जिसके बाद टाइलर और निक बड़ी हिम्मत करके दर्द बर्दाश्त करते हुए ऊपर आ गई। टाइलर उसे कहता है कि तुम फैमिली के पास जाओ, जबकि मैं इस जुराब को रोकता हूँ। निक जब वहाँ आई तो ये देखकर काफी परेशान रह गई कि मेरे भाई की हालत बहुत खराब है, क्योंकि जाहिर है उसे ढेर सारी गोलियां जो लगी थी। जबकि दूसरी तरफ टाइलर और जुराब के बीच खतरनाक लड़ाई छिड़ जाती है। दोनों एक दूसरे को बड़ी बेरहमी से मारते जा रहे थे, भारी पड़ रहे थे नीचे गिराने के लिए। दोनों की बराबर की टक्कर थी, एक दूसरे पर हावी थी। लेकिन इसी बीच टाइलर कांच तोड़ देता है, जिससे जुराब नीचे जाके गिर गया, फौरन बेहोश हो जाता है। लेकिन हमने देखा कि वो बेहोश होने का बस नाटक कर रहा था। उसने टाइलर को ये कहते हुए सुन लिया था कि चलो ऊपर, हम हेलीकॉप्टर से जाएंगे। तब वो भी इनके पीछे जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। टाइलर और उसके सभी साथी हेलीकॉप्टर की तरफ जाने लगे, जबकि इनके पीछे पीछे जुराब भी था, जो बहुत सारी गोलियां निक के भाई को मार देता है। लेकिन फिर भी ये बचते बचाते हेलीकॉप्टर में बैठ गई। निक के भाई को भी बैठा लेते हैं, पर क्योंकि उसका पूरा जिस्म गोलियों से भरा हुआ था, तो इतना जख्मी होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है, जिस वजह से निक को बहुत दुख हुआ। फूट फूट कर वो रोने लगी, क्योंकि अपने भाई के सिवा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। उधर गुंडे के बेटे को अब कहीं न कहीं इस बात का एहसास हो रहा था कि मैंने गलत किया, मुझे अपनी मॉम के साथ ही रहना चाहिए था, क्योंकि ये लोग तो मेरी फैमिली को ही मारना चाहते हैं। अब टाइलर जैसे उन सबको एक महफूज जगह पर लेकर गया कि तभी यहाँ उसकी वाइफ आती है, जो अपनी बहन यानी गुंडे की वाइफ को संभालती है, उसका और उसकी बेटी का ख्याल रखती है। जिसके बाद वो टाइलर के पास आई, उससे बात करने के लिए। कहती है, मैं तो पहले ही जानती थी कि तुम्हें इस मिशन के लिए बेहतरीन, एकदम परफेक्ट हो, यही वजह है कि मैंने ये काम तुम्हें सौंपा। टाइलर भी यहाँ उससे माफी मांगता है कि प्लीज मुझे भी तो माफ कर दो, मुझसे जो भी गलतियाँ हुई उन सब के लिए। वो बात कर ही रही थी कि तभी उसके पास जुराब की कॉल आई, जो कहने लगा, टाइलर मेरे सामने हेलीकॉप्टर खड़ा है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से जा भी सकता हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही। मुझे एहसास है और अब मैं तुमसे एक समझौता करना चाहता हूँ। जिस पर टाइलर कहता है, बकवास बंद कर, समझौता गया भाड़ में, अब मैं तुझे मारने के लिए आ रहा हूँ, तैयार रहना। जो कहकर वो अपने सारे हथियार इकट्ठा करके यानी पूरी तैयारी करके जुराब की बताई हुई लोकेशन पर जाने के लिए निकलता है। निक भी उसके साथ जाना चाहती थी, पर इस बार उसे यही छोड़कर वो अकेला ही चला जाता है। जुराब के ठिकाने पर आते ही उसने जोरदार हमला कर दिया, पावरफुल गन से शूट कर करके हर चीज तहस नहस करके तबाही मचा दी। जैसे इसने उनका प्लेन ही तबाह करके रख दिया, बाद में बहुत सारी गाड़ियां भी धमाके के साथ उड़ा दी और फिर जुराब के लोगों से भिड़ गया। बहुत सारे लोगों को उसने मार गिराया। वो गुस्से से आग बगोला था, इसीलिए जो कोई भी उसके रास्ते में आ रहा था वो सबको ढेर करता जा रहा था। तकरीबन उसने सबको ही मार दिया। आगे बढ़कर जब वो जुराब के पास आया तो ये देखकर काफी दंग
रह गया कि जुराब ने अपने ही भतीजे इन्हें गुंडे के बेटे के ऊपर एक बॉम्ब लगा दिया है। जुराब उसे धमकाने लगा कि अगर तो जरा भी आगे आने की कोशिश की तो मैंने ये बटन दबा देना है, जिससे बॉम्ब फट जाएगा और इसकी जान चली जाएगी। अब जब टाइलर ने उसकी बात मान ली और पीछे ही रुक गया तो जुराब गुंडे के बेटे के हाथ में गन देकर उसे टाइलर को मारने को कहता है। बच्चा उसकी तरफ गन तो करता है पर मार नहीं पाता, क्योंकि वो जान चुका था कि जुराब गलत है और टाइलर बिल्कुल ठीक। तो अब टाइलर को मारने के लिए जुराब खुद ही उसकी तरफ गन कर देता है। इससे पहले कि उसे मारता यहाँ निक आ गई, जिसने भी जुराब पर गन तानी हुई थी। इससे भी जुराब ने गुंडे के बेटे को पकड़कर उसे बंदी बना लिया था। फिर अचानक ही वो निक पर वो सारी गोलियां चला देता है, जिससे इसका फायदा उठाकर टाइलर उस पर कूद पड़ा, अपने साथ लेकर उसे दूर जाके गिरता है और यहाँ इनके बीच एक बार फिर जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। इसी बीच गुंडे के बेटे ने अपने ऊपर लगे बॉम्ब को खुद ही हटाकर साइड में रख दिया था। टाइलर ने जुराब के मुंह पर बहुत सारी मुक्की मारी पर वो उसे रोक कर टाइलर को भी बहुत मारता है। दोनों एक दूसरे को चीजों में फेंक फेंक कर बहुत मार रहे थे, जिससे दोनों की हालत खराब हो गई। वो इतना जख्मी हो गए थे कि वहीं गिर पड़ते हैं। दोनों बहुत जख्मी थे। जुराब टाइलर से कहता है, अब तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, देख लेना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। उसका ये कहना ही था कि तभी टाइलर उसकी तरफ गन करके उसके सर में शूट कर देता है, जिससे जुराब की जान चली जाती है। थोड़ी ही देर में यहाँ पुलिस आकर सबको अपनी हिरासत में ले लेती है। इसके बाद हम निक को हॉस्पिटल के बेड पर देखते हैं, जहाँ उसकी हालत बहुत खराब थी। टाइलर जो कि जेल में था, उससे मिलने उसकी वाइफ आती है। टाइलर उसे कहता है कि मैं आखिरी वक्त में तुम लोगों को इसलिए छोड़ के गया था क्योंकि मैं अपने बेटे को मरते हुए नहीं देख सकता था। उसकी वाइफ बताती है कि तुम्हारा बेटा तुम पर गर्व फख्र महसूस करता था, वो तुमसे बहुत प्यार करता था, तुम्हें अपना हीरो मानता था जो तुम हो भी। फिर जब टाइलर को रिहा कर दिया गया तो उससे मिलने वही शुरुआत वाला एजेंट आया, जो कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, लेकिन ये काम पहले की निस्बत काफी बड़ा होने वाला है। जिस पर टाइलर उसे कहता है, पर इसके लिए मुझे अपनी टीम चाहिए जो मेरी ताकत है। वो यहाँ निक की बात कर रहा था, जो अकेली उसका सहारा थी, उसे बस वही चाहिए थी। जिसके फौरन बाद वो वहाँ आ जाती है बिल्कुल सही सलामत, जिसे देखकर टाइलर बहुत खुश हो गया और इसी के साथ ये मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की और लड़की को देखते हैं जो घबराए हुए थे। हड़बड़ी में वो हॉस्पिटल जा रही थी क्योंकि वो लड़की माँ बनने वाली थी और उसका बच्चा बस होने वाला था। जल्दबाजी में लड़की का ध्यान गाड़ी से हट जाता है, जिससे उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। गाड़ी एक पेड़ से आकर टकरा जाती है। ये देखकर वो लड़का उसे गाड़ी से निकाल देता है और अब ये लोग पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। इसी जंगल में तभी एक आदमी आ जाता है जो एक कातिल खूनी लग रहा था और वो उस लड़की पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है। जो देख वो लड़की काफी घबरा जाती है और वहाँ से भागने लगती है। वो एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है ताकि वो कातिल उसे भी ढूंढकर मार न दे। फिर इसके बाद हम एक कपल को देखते हैं जिनमें वाइफ का नाम अप्रैल था। उसी जंगल में इन लोगों ने एक कैबिन लिया था जहाँ अब ये छुट्टियाँ मनाने के लिए जा रहे थे। अप्रैल अपने साथ अपनी बहन और उसके हस्बैंड को भी लाई थी। अप्रैल काफी परेशान लग रही थी, इसीलिए वो अपने नेल खाने लगती है। जब उसका हस्बैंड उसे ऐसे करते हुए देखता है तो मना करता है, साथ ही तसल्ली भी देता है कि तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। उसकी बहन पिछली सीट पर बैठी सो रही थी और ये लोग उसकी आवाजों का मजाक बनाने लगते हैं। पर तभी अप्रैल का हस्बैंड जोर से गाड़ी हिलाता है, जिससे उसकी आंख खुल जाती है। खैर कुछ देर के बाद वो अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, जहां एक जगह पर गिबन्स लिखा हुआ था। क्योंकि यहाँ पहले एक फैमिली रहती थी जिनमें हेड का नाम गिबन्स था, तो इसीलिए फैमिली का भी यही नाम था। और अब इस घर को अप्रैल के हस्बैंड ने खरीद लिया था। उसके हस्बैंड गाड़ी से निकलकर ताला खोलता है और ये लोग अंदर चले जाते हैं। वो अपने कैबिन को देखकर काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो काफी अलग ही लग रहा था। अप्रैल की बहन का हस्बैंड जिसका नाम टिम था, वो उसके हस्बैंड से कहता है कि बेशक ये घर अच्छा है पर काफी पुराना है, तो हमें इस पर काफी पैसे लगाने होंगे, काफी काम करवाना होगा। जिस सुनकर अप्रैल का हस्बैंड कहता है कि मैंने यहाँ की सिर्फ जमीन खरीदी थी, ये घर तो मुझे इस जमीन के साथ ही मिला है और क्योंकि मेरे लिए घर फ्री है तो मुझे इससे कोई मसला नहीं है। अब टिम कहता है कि यहाँ सिग्नल नहीं आ रही, तो मैं जरा जंगल में जा रहा हूँ, मुझे जरूरी कॉल करनी है। अप्रैल का हस्बैंड उससे पूछता है कि ये घर मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है, ये किस्म का गिफ्ट है, तो क्या तुम्हें पसंद आया? इस पर वो कहती है कि हाँ बहुत पसंद आया, ये मेरे लिए अब तक का सबसे अच्छा तोहफा है। उधर टिम जब सिग्नल ढूंढने गया था तो तभी उसे जंगल में से कुछ आवाजें आने लगती है। वो घबरा गया था क्योंकि उसे लग रहा था कि जरूर जंगल में कोई है। वो घबराते हुए चेक करने जाता ही है कि तभी पीछे से उसकी वाइफ आकर उसे डरा देती है। वो टिम से कहती है कि तुम यहाँ बाहर टाइम बर्बाद मत करो और चुपचाप घर के अंदर चलो। इसके बाद ये लोग घर के अंदर आ जाते हैं और देखते हैं कि ये घर काफी पुराना है और यहाँ गिबन्स फैमिली की तस्वीर भी थी जो यहाँ रहा करती थी। उनमें एक कपल था और उनके 2 बच्चे थे। तब अप्रैल के हस्बैंड बताता है कि ये फैमिली अब मर चुकी है, इसीलिए मैंने ये घर खरीदा है। फिर ये लोग पूरे ही घर को चेक करते हैं, देखते हैं कि ये काफी बड़ा है। उन्हें वहाँ बच्चों का कमरा भी मिलता है, जिसके अंदर जब वो जाते हैं तो वहाँ काफी सारे टूटे हुए डॉल्स थी। उन लोगों को ये सोचकर काफी अजीब लगता है कि ये कैसा बच्चा
होगा जो डॉल्स को तोड़ता है। अब तभी जंगल में से कोई अनजान शख्स इन पर नजर रख रहा था। वो खिड़की के पास आकर अप्रैल और उसकी बहन को घूरने लगता है। अप्रैल को वहाँ एक लॉकेट मिलता है जो उसे बेहद पसंद आता है, तो वो उसे अपने गले में पहन लेती है। तभी अप्रैल की बहन की नजर बाहर जाती है और उसे वहाँ कोई नजर आता है, पर अगले ही पल वो इंसान वहाँ से गायब हो गया था, इसीलिए वो इस बात को नजरअंदाज कर देती है। फिर ये लोग अपनी गाड़ी से सारा सामान निकाल कर घर के अंदर रख देते हैं। अप्रैल की बहन उसे कहती है कि मैं बहुत अरसे के बाद तुमसे मिली और तुमसे बात की, मैं कभी तुमसे मिलने नहीं आई, इसलिए प्लीज मेरी बहन मुझे माफ कर दो। जिस पर अप्रैल कहती है कि तुम चाहे जितना मर्जी दूर रहो मुझसे, पर हमारा रिश्ता कभी टूट नहीं सकता, क्योंकि हम एक ही खून है, बहनें हैं, तो हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बाहर जब अप्रैल का हस्बैंड और टीम बातें कर रही थी, तो वो टीम का शुक्रिया अदा करता है कि तुम अपना टाइम निकाल कर यहाँ मेरे साथ आई हो। जिस पर टीम कहता है कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वैसे एक बात बताओ, ये बात मुझे समझ नहीं आई कि आखिर तुमने ये इतना पुराना घर और जंगल के बीचों बीच क्यों खरीदा? यहाँ रहने की कोई रिसोर्सेज, कोई वसाइल है ही नहीं जिससे इंसान यहाँ रहकर आराम से जिंदगी गुजार सके। इस पर वो बताता है कि कुछ वक्त पहले ही हमारे बच्चे की मौत हो गई है, पैदा होने से पहले ही। तो अपने बच्चे को खो देने की वजह से अप्रैल सदमे में चली गई थी, तो उसका मूड ठीक करने के लिए, जहन बटाने के लिए इस तरह की कोई जगह चाहिए थी, यानी जहाँ पर 2-3 लोगों के अलावा कोई ना हो। तो इसीलिए मैंने यहाँ शहर से दूर जंगल में घर लिया है, ताकि वो आराम से यहाँ हंसी खुशी छुट्टियाँ गुजार सके। इस तरह से उसका जहन भी बढ़ जाएगा और वो सदमे से भी बाहर आ जाएगी। तब खुश होते हुए टीम उसे बताता है कि अप्रैल जब यहाँ आई थी तो घर को देखकर वो काफी खुश हो गई थी, तो अब तुम इस बारे में फिक्र ना करो, धीरे धीरे वो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। ये सुनकर वो टीम को गले से लगा लेता है और उसका शुक्रिया अदा करता है कि तुम कितने अच्छे से मुझे तसल्ली दे रही हो। फिर ये दोनों भी अंदर चले जाते हैं और ये लोग काफी सिगरेट्स और शराब पीते हैं, खूब इंजॉय करते हैं। काफी देर के बाद टीम और उसकी वाइफ अपने कमरे में जाने लगती है सोने के लिए, जबकि अप्रैल और उसके हस्बैंड बाहर थे क्योंकि वो बातें कर रहे थे। यहाँ से भी हम साफ साफ देख पाते हैं कि कोई खिड़की के पास खड़ा होकर उन पर नजर रख रहा है। फिर वो दोनों जब कमरे में थी तो अप्रैल अपने हस्बैंड से कहती है कि आज मैं काफी टाइम के बाद खुश हुई हूँ, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, तुम बहुत अच्छी हो, मेरा इतना ख्याल रखते हो और बहुत शुक्रिया मेरे लिए ये घर खरीदने के लिए। ये सुनकर उसके हस्बैंड खुश हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो ठीक हो जाएगी। फिर आधी रात को जब वो सारे गहरी नींद में सो रही थी तो वो अनजान आदमी उनके घर में दाखिल हो जाता है। अप्रैल के कमरे में जाकर उसके गले से लॉकेट को तोड़कर अपने पास रख लेता है। फिर सुबह को अप्रैल को एक सपना आता है जैसे वो माँ बनने वाली है, मगर अचानक वो अपना पेट फाड़कर बच्चा बाहर निकाल लेती है। अब इतना भयानक सपना देखकर वो काफी घबरा गई थी, तो फौरन उसकी आंख खुल जाती है। जल्दी से वो किचन में जाकर अपनी दवाइयाँ खाती है, पर तभी अचानक उसे खिड़की से बाहर एक आदमी दिखता है, जिसे देख वो काफी डर जाती है और जोर से चीख मार देती है। तब उसकी आवाज सुनकर बाकी सभी वहाँ आ जाती है और उसे पूछते हैं कि क्या हुआ तुम्हें, सब ठीक है ना? जिस पर वो घबराते हुए बताती है कि मैंने खिड़की के बाहर एक आदमी को देखा है। जो सुनकर टीम उसे कहते हैं अच्छा वो मेरा दोस्त होगा, मैंने उसे घर का काम करने के लिए बुलाया है। फिर जब टीम दरवाजा खोलता है तो वहाँ सच में उसका दोस्त ही था, जो अपने साथ एक और आदमी को भी लाया था, क्योंकि ये दोनों ही घर की तोड़फोड़ करके घर को नया बनाने के लिए आए थे। अब टीम उन दोनों के बारे में बताता है, कहता है कि मेरा दोस्त कंस्ट्रक्शन का काम करता है, यानी घर वगैरह बनवाता रहता है, तो घर को ये काफी अच्छे से देख लेगा और बिल्कुल नए जैसा बना देगा। और जबकि इसका दोस्त प्लम्बर भी है और कारपेंटर भी, जो हमारे लिए घर का सारा फर्नीचर बना देगा। टीम उन दोनों को कहता है कि तुम्हें सबसे पहले छतों को ठीक करना होगा, क्योंकि बारिश यहाँ आती रहती है तो कहीं पानी अंदर ना जाए। फिर ये चारों बाहर आ जाते हैं पूरे घर को देखने के लिए, ताकि वो फैसला कर सके कि उन्हें काम कहाँ से शुरू करना चाहिए। अंदर जब अप्रैल की बहन देखती है कि वो अकेली बैठी हुई है तो वो उसके पास जाकर बातें करने लगती है। यहाँ वो प्लम्बर भी अप्रैल के हस्बैंड से पूछ लेता है कि तुमने ये घर क्यों खरीदा? इस पर वो जवाब देता है क्योंकि ये घर मुझे काफी सस्ते में मिल रहा था, तो बिना देर किए मैंने फौरन ये घर खरीद लिया। तो प्लम्बर कहता है क्या तुम इस घर की हिस्ट्री के बारे में जानते हो, यानी तुम लोगों के आने से पहले यहाँ क्या हुआ था? तो अप्रैल का हस्बैंड कहता है कि हाँ, मुझे इस घर की हिस्ट्री और यहाँ की एक एक बात के बारे में अच्छे से पता है। हमसे पहले यहाँ गिबन्स फैमिली रहती थी और इस घर को काफी बुरा समझा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे कत्ल खून हुए हैं, जिनके बारे में आज तक पता नहीं चल पाया कि वो किसने किए होंगे। हालांकि पुलिस ने इसकी काफी जांच भी की थी, पर उन्हें भी कोई सबूत नहीं मिला। फिर एक दिन जब उस फैमिली का हेड यानी गिबन्स चाय पी रहा था कि तभी पीछे से उस पर किसी ने जोरदार हमला कर दिया, जिससे उसका सर फट गया और फिर उस इंसान ने गिबन्स के जिस्म के हिस्सों को काट कर उसके मुंह में घुसा दिए, जिससे उसकी मौत
मौत हो गई, फिर बाद में उसकी वाइफ को भी मार दिया गया। जिसे सुनकर प्लम्बर पूछता है तो क्या इस बारे में पता चला कि उस फैमिली को किसने मारा था, जिस पर अप्रैल का हस्बैंड कहता है कि नहीं, इस बारे में भी आज तक किसी को भी पता नहीं चल पाया। अब टिम अप्रैल के हस्बैंड से पूछता है कि गिबन्स और उसकी वाइफ के 2 बच्चे भी थे ना, क्योंकि उन्हें मैंने अंदर पड़ी तस्वीर में देखा था तो सिर्फ किसी ने गिबन्स और उसकी वाइफ को ही मारा था, उनके बच्चों का क्या हुआ, वो कहाँ चले गए। जिस पर वो जवाब देता है कि सुनने में आया था कि वो दोनों बच्चे यहाँ से भाग निकले थे, तभी से वो दोनों लापता है, ना जाने वो कहाँ होंगे, जिंदा भी होंगे या अब तक मर गए होंगे। अब ये सुनकर सारे काफी डर जाते हैं, जिस पर उसका हस्बैंड कहता है कि मैंने तुम सब लोगों को बता दिया इस बारे में, हालांकि मुझे बताना नहीं चाहिए था, पर ख्याल रखना ये सारी बातें अप्रैल को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना वो फिर से टेंशन ले लेगी और दोबारा से सदमे का शिकार हो जाएगी। अंदर एक कमरे में अप्रैल और उसकी बहन को अलमारी में से ढेर सारे कपड़े मिलते हैं, जिन्हें वो पहनकर काफी खुश हो जाती है, गाने लगाती है और डांस करने लगती है। उधर वो चारों एक तालाब के पास पहुंचते हैं जो उनके घर से काफी नजदीक था। वो सोचते हैं कि ये तालाब तो काफी बड़ा है, तो जरूर हम इसमें से मछलियाँ भी पकड़ सकते हैं। उधर अप्रैल की बहन उससे माफी मांगती है, कहती है कि मेरी प्यारी बहन मुझे माफ कर दो, क्योंकि जब तुम्हारे बच्चे की मौत हुई थी तब मैं तुम्हारे पास नहीं आई थी, हालांकि तुम्हें मेरी जरूरत थी। मुझे दरअसल समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मुझे करना क्या चाहिए, तो इसीलिए मैं नहीं आई, जिस बात का पछतावा मुझे आज तक है। अप्रैल उससे कहती है कि तुम्हें तो मैंने कब से माफ कर दिया, क्योंकि जो भी है तुम मेरी बहन हो, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। वो उसे ये भी बताती है कि जब मेरा बच्चा होने वाला था तब मैं बहुत खुश थी, क्योंकि वो बच्चा मेरे लिए ढेर सारी खुशी और उम्मीद बनकर आ रहा था, पर मेरे साथ वो हादसा हो गया, जिसके बाद मैं टेंशन में रहने की वजह से सदमे का शिकार हो गई। तो इसीलिए मेरे हस्बैंड ने ये घर मेरे लिए खरीदा ताकि मेरा दिल बहल सके। ये सारी बातें बताते हुए वो काफी जज्बाती हो गई थी, इसीलिए रोने लगती है। अब दोपहर को भी जब वो सारे खाना खा रही थी तो उस वक्त भी कोई उन पर नजर रख रहा था। इसके बाद टिम और उसका दोस्त बाहर जाते हैं शराब लेने के लिए। यहाँ उसका दोस्त कहता है कि चलो तालाब पर चलते हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए, क्योंकि आज मेरा बहुत दिल कर रहा है मछली खाने का, जिस पर टिम राजी हो जाता है और ये दोनों मछलियाँ पकड़ने के लिए चले जाते हैं। घर में प्लम्बर काम कर रहा था पानी का सिस्टम लगाने के लिए, जिस दौरान वो अप्रैल के हस्बैंड से बातें करने लगता है, उसे अपनी फैमिली के बारे में बताता है। उधर जब वो दोनों मछलियाँ पकड़ रही थी तो उनके हाथ कुछ नहीं लगता, इसलिए टिम का दोस्त उसे कहता है कि तुम यहाँ बैठो, मैं जरा जंगल से होकर आता हूँ। वो फिर जैसे जंगल में जाता है तो वहाँ एक काफी लंबा चौड़ा आदमी आ जाता है, जो देखने से कोई खतरनाक कातिल लग रहा था। वो टिम के दोस्त पर हमला करके उसे पकड़ लेता है और रस्सी के जरिए उल्टा लटका देता है। फिर वो उसका मुंह खतरनाक जानलेवा ट्रैप जाल में अड़ा देता है और जैसे उसे दबाता है उसकी काफी बुरी मौत हो जाती है और हम बस उसकी चीखें ही सुन पाते हैं। उसके चिल्लाने की आवाजें सुनकर टिम काफी घबरा जाता है, इसीलिए वो फौरन यहाँ चेक करने आता है, पर वो कातिल उसे भी पकड़ लेता है और एक जंजीर के जरिए पेट से बांध देता है। वो जंजीर को फिर टिम के मुंह के पास लाता है, जोर से उसे खींचता है और जंजीर से उसके मुंह के 2 टुकड़े कर देता है, जिससे वही उसकी भी मौत हो जाती है। फिर शाम को अप्रैल के हस्बैंड और प्लम्बर तालाब के पास जाते हैं चेक करने के लिए कि आखिर वो लोग कहाँ हैं, क्योंकि वो शाम से घर नहीं आए थे। इन्हें यहाँ उन दोनों का सामान तो मिल जाता है, पर वो दोनों कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। ये दोनों अब ये सोचकर काफी घबरा जाते हैं कि आखिर वो गए कहाँ होंगे। हर जगह उन्हें तलाश करने लगते हैं, पर वो इन्हें कहीं भी नहीं मिलती। अब ऐसे ही रात हो जाती है। प्लम्बर टिम के फोन पर कॉल करता है, कॉल उसे लग जाती है, जिसकी आवाज उन्हें एक शेड से आ रही थी, यानी लकड़ी की एक छोटे से केबिन से। तब ये लोग आवाज का पीछा करते हुए वहाँ जाते हैं। प्लम्बर जब शेड के अंदर जाता है तो समझ गया था कि यहाँ जरूर कोई रहता होगा, क्योंकि केबिन की हालत ही ऐसी थी जैसे यहाँ कोई रहता है। जरूरत का सारा सामान भी वहाँ पड़ा हुआ था। फिर ढूंढने पर उसे वहाँ टिम और उसके दोस्त की लाश भी मिल जाती है, जिनकी हालत काफी खराब थी, क्योंकि उन्हें बुरी तरह काट दिया गया था। ये देखकर प्लम्बर की खुद की हालत भी काफी खराब हो जाती है। वो बेहद ही घबरा गया था, इसीलिए सब लोगों से कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। पर पलक झपकते ही वो कातिल शेड से निकलकर इनके सामने आ जाता है, यानी जिसने उन दोनों को मारा था, और अब वो प्लम्बर पर भी हमला कर देता है, जिससे वो नीचे गिर गया था। ऐसा करने के बाद वो कातिल अप्रैल के हस्बैंड को पकड़ता है। ये देखकर दोनों भी लड़कियां काफी घबरा जाती है और फौरन ही अपने घर आकर सारे खिड़कियां दरवाजे बंद कर देती है, ताकि वो कातिल अंदर न घुस सके। अब तभी उन्हें बच्चों वाले कमरे से लाइट आती हुई दिखती है। वो काफी घबरा गई थी और अगले ही पल कोई दरवाजा खोलकर वहाँ से बाहर आता है, जो एक औरत थी। उसका बच्चा होने वाला था। वो औरत काफी भयानक किसी जानवर जैसी लग रही थी।
वो अप्रैल की बहन पर हमला करके उसे जान से मार डालती है। उसका गला काट कर खाने लगती है क्योंकि वो कैनिबल थी, यानी आदमखोर, इंसानों का गोश्त खाने वाली। उधर अप्रैल का हस्बैंड कातिल से लड़ने की कोशिश करता है, पर कातिल उसकी आंख में बड़ा सा कील घुसा देता है, जिससे उसकी आंख फूट जाती है और उसे बहुत दर्द होती है, जिससे उसकी भी मौत हो गई थी। वो औरत अब जैसे अप्रैल पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है तो उसके पेट में जोरदार दर्द होने लगती है। ये देखकर अप्रैल समझ जाती है कि उसका बच्चा होने वाला था, तो औरत की मदद करने के लिए वो बिना डरे उसके पास आ जाती है। अब तभी औरत का बच्चा पैदा हो जाता है, जो कोई नॉर्मल आम बच्चा नहीं लग रहा था। वो किसी डीमन शैतान जैसा बदसूरत लग रहा था, पर फिर भी अप्रैल उसे अपनी गोद में लेती है और याद करने लगती है कि अगर मेरा बच्चा पैदा होता तो वो भी बिल्कुल ऐसा ही होता और बिल्कुल ऐसे उसे मैं अपनी गोद में लेकर खिलाती। वो औरत अप्रैल से उसका बच्चा मांगती है तो वो उसे दे देती है। फिर वो सोचने लगती है कि काश ये बच्चा मेरा होता। वो काफी अजीब हो गई थी। बच्चे को पाने की लालच में वो उस औरत का गला काट देती है, जिससे वो मारी जाती है। तो अप्रैल उसका बच्चा ले लेती है ताकि वो उसे अपने पास रख के पाल पोस के बड़ा कर सके। फिर जब वो कातिल वहाँ पहुँचता है तो अपने बच्चे को अप्रैल के हाथ में देकर काफी हैरान रह जाता है, पर वो उसे कुछ नहीं कहता। इतनी ही देर में यहाँ प्लम्बर आकर कातिल के पेट में कुल्हाड़ी घुसा देता है, जिससे वो बेहोश हो गया था। वो फिर अप्रैल से कहता है कि हमें भी जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए, मगर वो ये कहते हुए इनकार कर देती है कि नहीं, मैं अपने हस्बैंड के बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। प्लम्बर कहता है कि सिर्फ तुम और मैं ही जिंदा बचे हैं, हमारे अलावा सभी लोगों को इस कातिल ने मार डाला है। जिस पर अप्रैल कहती है कि अगर मेरा हस्बैंड ही नहीं रहा तो मैं जाकर क्या करूँगी, अब मैं यही रहूंगी और इस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करूंगी। जिस पर प्लम्बर उसे समझाता है कि देखो पागल मत बनो, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है बल्कि इन दोनों का है जो अच्छे लोग नहीं है। तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये कैनिबल है और ये भी कोई आम इंसानी बच्चा नहीं है बल्कि शैतान है। उसकी ये बातें सुनकर अप्रैल को अच्छा नहीं लगता। वो उसे डांट कर यहाँ से जाने का कहती है कि अब ये बच्चा मेरा है, साथ ही घर भी, तो मैं यही रहूंगी, इस जगह को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। तब ये सुनकर प्लम्बर समझ जाता है कि बच्चे की लालच में वो पूरी तरह पागल हो गई है, तो इसीलिए वो अप्रैल को कुछ नहीं कहता और यहाँ से जाने के लिए निकलता है। वो गाड़ी लेकर जब गेट के पास पहुँचता है तो तभी वो कातिल वहाँ आकर उस पर हमला कर देता है और काफी बेरहमी से उसे मार डालता है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर ये हो क्या रहा था, मतलब ये कातिल और वो औरत कौन थी और सभी को क्यों मार रहे थे। दरअसल ये उस घर में रहने वाली पहली फैमिली की बच्ची थी, यानी गिबन्स फैमिली की। इन दोनों जुड़वा बहन भाइयों के बीच गलत ताल्लुक बन गए थे, जिससे उसकी बहन का वो हाल हो गया था जो सीन हमने शुरुआत में देखा था। यानी गाड़ी में बैठकर जब एक लड़का और लड़की जा रहे थे, लड़की का बच्चा होने वाला था, तो वो और कोई नहीं बल्कि गिबन्स के बच्चे थे। और उनकी इस गलत हरकत पर जब उनके माँ बाप ने मुखालफत की तो इन बहन भाइयों ने उन्हें ही मार दिया। पुलिस ने इस केस को इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि उन्हें कोई सबूत यहाँ से नहीं मिला था। पुलिस का मानना था कि वो दोनों बहन भाई यहाँ से भाग गए होंगे, पर वो दोनों तो पिछले काफी अरसे से यही छुप कर रह रहे थे और आने वाले हर एक इंसान को मारकर खा जाया करते थे, क्योंकि अब वो खतरनाक कैनिबल जो बन गए थे। और इसी के साथ ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है। तो फिल्म की शुरुआत होती है और हमें बैरी नाम के एक लड़के को देखते हैं, यानी कि द फ्लैश को। वो अपने ऑफिस के लिए तैयार था और जाने से पहले एक बेकरी पर रुककर सैंडविच ऑर्डर करता है। तभी उसके हेड की कॉल आती है जो बताते हैं कि एक बिल्डिंग से कुछ चोरों ने पॉइजन जहरीली गैस को चुरा लिया है। तुम्हें जल्दी वहाँ पर पहुँचकर उन चोरों को पकड़ना होगा। वहाँ पर हर तरफ तबाही फैली हुई है। अब बैरी जल्दी से अपना सूट पहनता है और गौतम सिटी पहुँच गया था, जिसके भागने की रफ्तार बहुत तेज थी, जो उसे सेकंड्स में दूसरी जगह पर पहुंचा दिया करती थी। अब खैर फ्लैश उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर चोरी हुई थी। वहां पर ये आकर देखता है कि हर तरफ बहुत बुरा हाल था, चारों तरफ तबाही फैली हुई थी। इसीलिए अब ये अपनी मदद के लिए बैटमैन को बुलाता है। अब एंट्री होती है बैटमैन की, जो अपनी बाइक पर उन चोरों का पीछा कर रहा था। उधर फ्लैश देखता है जिस बिल्डिंग में चोरों ने चोरी की थी वो बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। उस बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले हिस्से में हॉस्पिटल था, साथ ही एक कमरे में बहुत सारे बच्चे थे जो बिल्डिंग के तबाह होने की वजह से नीचे गिर रहे थे। लेकिन फ्लैश अपनी सुपर स्पीड और पावर का इस्तेमाल करके सभी बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर उसकी बैटरी भी लो हो जाती है, तभी उसने हवा में सब कुछ रोक दिया था और एक माइक्रोवेव से कुछ चीजें निकाल कर खाता है, कुछ फ्रिज से खाता है, जिसके बाद उसकी बैटरी चार्ज हो गई थी। अब वो सभी बच्चों को एक एक करके बचाता है। सभी की उसने एक लाइन बना दी थी और फिर बड़े ही आराम से सभी बच्चों को पकड़कर सही सलामत नीचे उतार लेता है। इसके बाद हमें बैटमैन दिखाया जाता है जो उन चोरों का अब तक पीछा कर रहा था। वो अपनी बाइक को टक्कर मार के उन चोरों की गाड़ी के ऊपर चढ़ गया था। अब उन सभी को मार मार के गाड़ी से बाहर निकाल देता है। अब इन्हीं के साथ लड़ाई करते हुए वो उस गाड़ी समेत उस चोर के साथ पुल से नीचे गिर जाता है जिसके पास पॉइजन जहरीली गैस थी।
बैटमैन और वो चोर पुल से लटके हुए थे। तभी यहाँ पर आती है वंडर वुमन, जिसने अपनी रस्सी फेंककर बैटमैन और उस चोर को बचा लिया था। उधर फ्लैश ने भी सबकी जान को बचा लिया था और फिर जिसके बाद उन चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। इसके बाद बैरी यानी कि फ्लैश दोबारा उसी बेकरी में जाता है और अपने लिए सैंडविच लेकर ऑफिस आ गया था, जहाँ पर उसको बॉस से अब बहुत डांट पड़ती है क्योंकि वो लेट हो गया था। मगर खैर वो ऑफिस में अपना काम पूरा करता है और फिर जिसके बाद उसकी मुलाकात होती है अपनी एक पुरानी दोस्त से, जो कि एक वकील थी। वो फ्लैश यानी कि बैरी से कहती है कि मैं तुम्हारे डैड के केस पर काम कर रही हूँ और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं उन्हें नहीं बचा सकती क्योंकि सारे सबूत तुम्हारे डैड के खिलाफ हैं। सबका यही कहना है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मॉम को मार दिया था। कल वो अदालत में पेश होंगे और मुझे लगता है उन्हें सजाए मौत हो जाएगी। ये बात सुनकर बैरी को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो जानता था कि उसकी मॉम को उसके डैड ने नहीं मारा। अब रात को बैरी दोबारा से अपना द फ्लैश का सूट पहनता है और अपने पुराने घर के सामने जाकर खड़ा हो गया था और उस दिन को याद करने लगता है जिस दिन उसकी मॉम की मौत हुई थी। दरअसल उस दिन हुआ ये था कि उसकी मॉम खाने में कुछ नया बनाने वाली थी। जब वो मार्केट से सामान लेने गई तो वो टोमेटो केचप भूल आई थी और फिर जिसे लेने वो बैरी के डैड को भेजती है क्योंकि टोमेटो केचप उस रेसिपी के लिए बहुत जरूरी था। अब बैरी के डैड टोमेटो केचप लेने मार्केट चले गए और बैरी खुद अपने कमरे में आ गया था। कुछ देर के बाद बैरी को अपनी मॉम के चिल्लाने की आवाज आई। जब उसने बाहर आकर देखा तो उनके घर में चोर आ गए थे जो बैरी की मॉम को चाकू मारकर वहाँ से भाग जाते हैं, पर साथ ही वहाँ पर उसके डैड भी आ गए थे। मगर चाकू लगने की वजह से उसकी मॉम की मौत हो गई। तभी उधर पुलिस भी आ जाती है, जिन्हें देखकर ये लग रहा था कि बैरी की मॉम को बैरी के डैड ने मारा है क्योंकि उस वक्त उसकी मॉम के पास उसके डैड बैठे थे और यही वजह थी। पुलिस उन्हें पकड़कर अपने साथ ले गई। अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट यानी कि मौजूदा दौर में आती है। बैरी यानी कि जो अब द फ्लैश के रूप में था, वो सोचता है अगर उसकी मॉम मरती ही ना तो उसके डैड भी आज पुलिस के पास ना होते। ये सोचकर वो अपनी पावर स्पीड का इस्तेमाल करता है और बहुत तेज भागता है। भागते हुए उसके पाँव से बिजली निकल रही थी। अब वो भागते भागते उसने टाइम ट्रेवल कर लिया था। वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है जहाँ पर उसे अपनी माजी में हुए सभी हादसे याद आने लगते हैं। जिसे चाहता तो वो बदल भी सकता था, मगर खैर वो दोबारा से अपनी दुनिया में आ जाता है और आकर अब वो सीधा बैटमैन के पास जाता है। उससे कहता है अगर पास्ट में मेरी मॉम मरी ही ना होती तो आज मेरे डैड को जेल ना होती। क्यों ना मैं इन सब चीजों को पास्ट में जाकर दोबारा से सब कुछ ठीक कर दूं, मैं बदल दूं इन चीजों को। बैटमैन कहता है फ्लैश ऐसा करना बेवकूफी होगी क्योंकि अगर हमारी जिंदगी में ऐसे हादसे पेश ही ना आते तो आज हम कभी भी इस मुकाम पर ना होते। अगर तुम्हारी मॉम की मौत ना हुई होती तो तुम द फ्लैश ना बनते और ठीक ऐसे ही अगर मेरे मॉम डैड ना मरते तो मैं कभी बैटमैन ना बनता। इसीलिए जो हो गया उसे भुला दो। ऐसे टाइम के साथ छेड़छाड़ करना बहुत भारी पड़ सकता है। मगर फ्लैश फिर भी बैटमैन की बातों पर यकीन नहीं करता। वो अपना सूट पहनता है और अपनी बिजली जैसी रफ्तार का इस्तेमाल करके बहुत जोर जोर से भागता अपने पास्ट माजी में पहुंच गया था जब उसकी मॉम मार्केट में रेसिपी का सामान लेने आई थी। अब वहाँ पर जाकर वो करता ये है, उसने अपनी मॉम की बास्केट में टोमेटो केचप को रख दिया था ताकि जब वो घर जाएं तो उनके पास टोमेटो केचप हो और उसकी मॉम उसके डैड को फिर घर से बाहर केचप लेने ना भेजे और इस तरह उनका घर अकेला भी नहीं होगा, उनके घर में कोई चोर भी नहीं आएगा। इस तरह से उसकी मॉम की मौत भी नहीं होगी, उसके डैड को भी पुलिस लेकर नहीं जाएगी। अब ये सब कुछ ठीक करने के बाद फ्लैश दोबारा से अपनी स्पीड से भागता हुआ अपने टाइम यानी कि अपने प्रेजेंट में जा रहा था। तभी उसे एक अजीब सा आदमी मुक्का मारता है और फिर जिसके बाद फ्लैश अपने ऐसे टाइम में चला गया था जब वो 18 साल का था। वहाँ पर पहुंचकर वो अपने घर जाता है और अपने मॉम डैड से मिलकर बहुत खुश होता है। उसे लग रहा था कि उसने अपनी मॉम के पास्ट में जाकर सब कुछ ठीक कर दिया है, मगर तभी वो खिड़की से देखता है इस टाइम का बैरी अपने घर आ रहा था। अब मैं यहाँ पर आपको इन दोनों बैरी के बारे में बता दूं। प्रेजेंट के बैरी को हम बैरी 1 कहेंगे, जबकि इस टाइम के बैरी को जो 18 साल का है उसे बैरी 2 कहकर बुलाएंगे। यहाँ पर बैरी 1 बैरी 2 को साइड पर ले जाता है और कहता है मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ। तभी उसे पता चलता है कि आज वो दिन था जब बैरी को द फ्लैश बनने की पावर ताकतें मिली थी। आज का दिन बहुत खास है, यानी कि आज तुम्हें पावर्स मिलने वाली हैं और हर हाल में तुम्हें उन पावर्स उन ताकतों को हासिल करना होगा। अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं भी कभी भी अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पाऊंगा। इसके बाद अब बैरी 1 बैरी
बेरी 2 को लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसे द फ्लैश बनने की पावर्स मिली थी। वो दरअसल एक लैब था। यहाँ पर बेरी 2 बहुत ज्यादा डरा हुआ था। बेरी 1 उसको एक कुर्सी पर बिठाता है और तभी खिड़की से जोरदार कड़कड़ाती चमकती हुई बिजली बेरी 1 के अंदर से गुजरते हुए बेरी 2 में आ गई थी, जिसका मतलब ये था कि बेरी 2 को द फ्लैश बनने की पावर्स मिल गई थी। मगर बेरी 1 ने अपनी सारी पावर्स को खो दिया था, जिस वजह से अब वो अपने टाइम यानी कि अपने प्रेजेंट में भी वापस नहीं जा सकता था। वहीं पर दूसरी तरफ हम इसी टाइमलाइन यानी कि पास्ट वाले बेरी 2 को देखते हैं, जो अपनी पावर्स अपनी ताकतें हासिल करने के बाद इतना खुश था कि सड़कों पर यहाँ वहाँ भागने लगता है। उसने अभी सही तरह से द फ्लैश की पावर्स को जाना ही नहीं था कि उसके भागने से कितनी तबाही हो सकती है। वहाँ पर रोड्स पर बहुत से एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। बेरी 1 बेरी 2 को समझाता है कि तुम्हें अपनी पावर्स पर काबू पाना होगा। जिसके बाद वहाँ पर दोनों की नजर टीवी पर पड़ती है, जिसमें जनरल जॉर्ड बता रहा था कि एक सुपर हीरो यहाँ तुम्हारी दुनिया में है। अगर तुमने उसे मुझे वापस न दिया तो मैं पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद कर दूंगा। जनरल जॉर्ड की बातें सुनकर बेरी समझ गया था कि ये सुपरमैन की बात कर रहा है। वो सोचता है अगर सभी सुपर हीरोज को इसी दुनिया यानी कि माजी की दुनिया में बुला लिया जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सभी मिलकर जनरल जॉर्ड की आर्मी का मुकाबला करेंगे, जो सुपर हीरोज का दुश्मन है। क्योंकि बेरी को अच्छे तरीके से याद था, उसने पास्ट में देखा था कि सुपरमैन जनरल जॉर्ड की आर्मी के सामने अकेला पड़ चुका था। उस वक्त बेरी भी अपने द फ्लैश के रूप में था, लेकिन वो सुपरमैन को ना बचा सका क्योंकि उस वक्त उसे नई नई पावर ताकतें मिली थी। अब ये सब कुछ जानने के बाद बेरी 1 यानी कि प्रेजेंट से आया हुआ फ्लैश यहाँ पर सभी हीरोज के बारे में सर्च करने लगता है, जिससे उसे पता चला था कि इस दुनिया में तो सुपर हीरोज का कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। वंडर वुमैन को तो इस दुनिया में किसी ने देखा ही नहीं, और जबकि एक्वामैन तो इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। तभी यहाँ पर बेरी 2 बेरी 1 को बताता है कि गौतम सिटी में एक बैटमैन रहता है, पर मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा खास नहीं जानता। अब ये उसे वहाँ पर अपने साथ ले गया था, जहाँ पर जाकर बेरी 1 एक बहुत पुराने बैटमैन से मिलता है और उससे सुपरमैन के बारे में पूछता है। बैटमैन बताता है बहुत सालों पहले एक एलियन बच्चा एक पॉट में जमीन पर आकर गिरा था, मगर साइबेरिया की एक क्रिमिनल टीम उसे उठाकर ले गई और मुझे लगता है इस दुनिया का वो ही सुपरमैन है। ये सुनकर बेरी कहता है तो फिर तो हमें किसी भी हाल में उसे बचाना होगा, क्योंकि जनरल जॉर्ड जमीन पर आ गया है। अगर उसे रोका ना गया तो वो पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा, और सुपरमैन के बिना तो हम जॉर्ड को भी नहीं हरा सकते। अब ये तीनों बैटमैन को लेकर उसके बेड स्पेस में बैठकर उस फैसिलिटी तक पहुंच जाते हैं जहां पर सुपरमैन को कैद किया गया था। उधर पहुंचने के बाद अब ये वहां पर सबको एक एक करके मार रहे थे। बेरी 1 ने अपने द फ्लैश का सूट बेरी 2 को दे दिया था, क्योंकि इस वक्त पावर्स इस दुनिया के बेरी 2 के पास थी। वहाँ पर सभी सोल्जर्स फ्लैश को मारने वाले थे। उसके सामने बेरी 1 आ जाता है, मगर इस दुनिया के फ्लैश यानी कि बेरी 2 ने प्रेजेंट के बेरी को बचा लिया था। बेरी की हालत यहाँ पर बहुत खराब थी, उसे उल्टियाँ आने लगती हैं। तभी यहाँ पर एंट्री लेता है बैटमैन। उसने एक एक करके सभी सोल्जर्स को मार दिया था। फिर अब ये तीनों उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर सुपरमैन को रखा हुआ था। जब ये अंदर जाकर देखते हैं तो उधर कोई सुपरमैन नहीं था, बल्कि एक लड़की थी। ये तीनों से देखकर बहुत हैरान थे। तभी वहाँ पर लाल रंग की रोशनी जलती है और सायरन बजने लगे थे। अब जल्दी से बेरी उस लड़की को उठाता है और साथ ही उसका सूट भी ले लेता है। इसका मतलब वो सुपर गर्ल थी। तो हुआ कुछ यूँ था कि जब बेरी ने अपने पास्ट माजी में जाकर अपनी मॉम की बास्केट में टोमेटो केचप को रखा, तो इसकी उस छोटी सी गलती की वजह से एक नया टाइम लाइन बन गया और सुपरमैन की जगह सुपर गर्ल इस दुनिया में आ गई, जो अब काफी कमजोर पड़ चुकी थी। अब ये तीनों अपने साथ उस सुपर गर्ल को लेकर किसी तरह उस फैसिलिटी से बाहर आ गए थे, जहाँ पर इनको चारों तरफ से वहाँ के सोल्जर्स घेर लेते हैं। मगर बाहर आते ही सुपर गर्ल सूरज की रोशनी की वजह से ठीक होने लगती है। उसकी पावर्स भी वापस आ गई थी। उसको अब इतना गुस्सा आता है कि इन लोगों ने उसे कैद किया हुआ था। वो वहाँ पर एक एक सोल्जर को मारने लगती है। उसने सभी सोल्जर्स का खात्मा कर दिया था, जिसके बाद दोनों बेरीज और बैटमैन इसे अपने साथ ले आए थे। वो इसको इसका सूट पहनने को देते हैं, जिसके बाद इसको काफी देर धूप में खड़ा रखते हैं, जिससे उसकी सारी पावर्स ताकतें वापस आ गई थी। मगर जैसे ही उसकी पावर्स आती है वो कहीं पर चली गई थी। उसके जाने के बाद बेरी 1 समझ गया था कि अब उसे ही बेरी 2 और बैटमैन के साथ मिलकर जॉर्ड का मुकाबला करना होगा। यहाँ पर उसे आइडिया आता है कि
अगर वो अपने ऊपर फिर से बिजली गिराए तो उसकी पावर्स वापस आ सकती हैं। अब वो बैटमैन की मशीन्स का इस्तेमाल करता है, जिससे अब ऐसा करने से उसकी पावर्स तो वापस नहीं आती, मगर वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। उधर दूसरी तरफ सुपर गर्ल देखती है कि ज़ॉड की आर्मी ने इस दुनिया के लोगों पर हमला कर दिया है। वो खुद भी जमीन पर आ चुका है, इसीलिए वो इन सबको रोकने के लिए द फ्लैश और बैटमैन की मदद लेना चाहती थी। अब जब वो बैटमैन के पास जाती है तो देखती है उधर बैरी जख्मी हालत में है। उसे जब पता चलता है कि बैरी की पावर्स एक जोरदार बिजली का झटका लगने से वापस आ जाएंगी, तो अब सुपर गर्ल उसे बेहोशी की हालत में उठाकर उड़ती हुई आसमान की ऊंचाइयों में ले जाती है, जहाँ पर उसे जोरदार झटका लगता है और उसकी सारी पावर्स अब वापस आ गई थी। बैरी टोबी उसे द फ्लैश का सूट वापस कर देता है। फिर वो बैटमैन के एक पुराने सूट पर लाल रंग का पेंट करके अपने लिए भी एक सूट बना लिया था। अब ये सभी मिलकर ज़ॉड का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। ये सब अब शहर में तबाही को रोकने के लिए निकल जाते हैं, जिसमें सुपर गर्ल ज़ॉड के सभी स्पेसशिप्स को अपनी पावर से तबाह कर रही थी, जबकि दोनों द फ्लैश मिलकर बैटमैन के साथ ज़ॉड की आर्मी को मार रहे थे। अब सुपर गर्ल ज़ॉड के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ती है। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। सुपर गर्ल अपनी आंखों से तेज लेजर लाइट रोशनी निकालती है, मगर ज़ॉड उससे ज्यादा ताकतवर था। उसने सुपर गर्ल को इस लड़ाई में हरा दिया था, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। इस लड़ाई में बैटमैन भी मारा गया था, जिसके बाद दोनों बैरीज यानी कि दोनों फ्लैश मिलकर ये फैसला करते हैं कि वो दोनों पास्ट में जाएंगे, जहाँ पर ये सुपर गर्ल और बैटमैन को दोबारा से जिंदा कर सके। अब ये दोनों ऐसा ही करते हैं। ये दोनों पास्ट में जाकर सुपर गर्ल और बैटमैन के मरने वाले टाइमलाइन को बदल देते हैं, मगर फिर भी बाद में किसी न किसी तरह बैटमैन और सुपर गर्ल दोबारा से मर गए थे। बैरी वन द फ्लैश इस बात को समझ गया था कि हम अपने पास्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, यानी कि हमारी किस्मत और उनकी भी हम कुछ भी नहीं बचा सकते। मगर बैरी टू ये नहीं समझता। वो बार बार पास्ट में पीछे जाकर बैटमैन और सुपर गर्ल को बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर प्रेजेंट में आकर वो बार बार मर रहे थे। बैरी वन बैरी टू को रोकता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता, हम चाहकर भी अपनी किस्मत को नहीं बदल सकते। तभी वो दोनों देखते हैं कि सभी पास्ट के टाइम एक दूसरे से टकराने वाले हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि बैरी टू ने बार बार पास्ट में जाकर बैटमैन और सुपर गर्ल को बचाने की कोशिश की थी। यहाँ पर इनके सामने सभी दुनियाओं के सुपरमैन भी आने लगते हैं। यहीं पर वो अजीब आदमी भी आ गया था, जिसने कहानी के शुरू में बैरी वन को जोर से मुक्का मारा था, जिस वजह से वो अपनी इस पास्ट की दुनिया में फंसा था। दरअसल ये अजीब आदमी कोई और नहीं बल्कि बैरी टू का फ्यूचर था, जो कि हजारों सालों से बैटमैन और सुपर गर्ल को बचाता रहा था, मगर फिर भी ना बचा सका। बैरी वन उसे भी मना करता है कि ऐसा मत करो, हम किसी भी चीज को नहीं बदल सकते। लेकिन फ्यूचर टू के बैरी का दिमाग अब खराब हो गया था। वो बैरी वन पर अपने हथियार से हमला करता है, लेकिन तभी उसके सामने इस दुनिया का बैरी टू आ जाता है, जिसको वो हथियार लग गया था और वो वहीं पर मर जाता है। अब क्योंकि बैरी टू ही नहीं बचा था, तो इस वजह से उसका फ्यूचर भी खत्म हो जाता है और जितनी भी दुनिया आपस में टकराने वाली थी सब ठीक हो जाती हैं। जिसके बाद अब एक ही बैरी बच गया था, यानी कि बैरी वन द फ्लैश। वो सोचता है कि अगर वो अपनी मॉम को मरने देगा तो सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो अपनी स्पीड से भागकर उसी पास्ट के टाइम में पहुंच जाता है, जब उसने टोमेटो केचप को अपनी मॉम की बास्केट में रखा था। इस बार ये उसे उठाकर दोबारा से शेल्फ पर रख देता है, मगर यहाँ पर उसने नया आइडिया इस्तेमाल किया था। वो उस टोमेटो केचप को उसकी असल जगह पर नहीं रखता, बल्कि उसे ऊपर वाली शेल्फ पर रख देता है। जिसके बाद वो अपने टाइम में यानी कि प्रेजेंट में वापस आ जाता है, जहाँ पर सब कुछ बिल्कुल ठीक हो चुका था। अब अगले दिन उसके डैड की कोर्ट में पेशी थी, जहाँ पर वकील को एक वीडियो मिलती है। ये उस वक्त की थी जब बैरी की मॉम की मौत हुई और उसके डैड टोमेटो केचप लेने मार्केट में आए हुए थे। अब जब वो टोमेटो केचप को ऊपर वाली शेल्फ से उठाने लगते हैं, तो उनका चेहरा भी वीडियो में आ गया था, जिससे ये बात साबित हो गई थी कि उस वक्त बैरी के डैड घर पर नहीं थे। उन्होंने बैरी की मॉम को नहीं मारा था और इस वजह से बैरी के डैड को छोड़ दिया जाता है। ये सब कुछ बैरी नहीं किया था, उसने टोमेटो केचप को ऊपर वाली शेल्फ पर रखा था। इसके बाद बैरी को बैटमैन की कॉल आती है, जो कहता है कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। बैरी जब उससे मिलने जाता है तो वो कोई और आदमी था। बैरी कहता है इस दुनिया का असल बैटमैन कहाँ पर है? वो कहता है मैं ही बैटमैन हूँ। इसका मतलब हुआ ये था कि बैरी अभी भी अपने असल टाइम में वापस नहीं आया था, क्योंकि उसने केचप की बोतल को उसकी असल जगह पर नहीं रखा था और इसी वजह से उसकी किस्मत दोबारा बदल गई। वो दोबारा किसी और टाइम में आ गया। इसके बाद कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि बैरी यानी कि द फ्लैश इस
इस दुनिया के एक्वामैन से मिलता है और उसे सारी बातें बताता है कि उसके साथ तब तक हुआ क्या था और कैसे वो इस दुनिया में फंसा। अब बैरी द फ्लैश कैसे निकल पाएगा इस दुनिया से। तो इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।